बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरे टेस्ट का आगाज़ हो गया। उबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद खान आफरीदी ने मैच से एक दिन कबल कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सकलैन मुश्ताक के साथ मुलाकात की और प्लेइंग 11 पर तबादला ख्याल किया। शायद यही वजह थी कि टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 2 तब्दीलियाँ कर दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली और फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया और उनकी जगह 2 फास्ट बॉलर हसन अली और नसीम शाह को टीम का हिस्सा बनाया गया। दूसरी जानिब की भी टीम ने अपने बॉलिंग अटैक में सिर्फ एक तब्दीली की और फास्ट बॉलर नील वैगनर की जगह फास्ट बॉलर मैट हेनरी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। लेकिन वो मैदान में 3 स्पिनर्स के साथ ही उतरे, जिनमें लेग स्पिनर एसोडी, लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल और मिचेल ब्रिसवेल शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने सिर्फ एक स्पिनर अबरार अहमद पर इक्तफा किया, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान टीम ने पिच को फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार समझते हुए 3 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया और एक स्पिनर कम खिलाया। लेकिन दूसरी जानिब दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 8 ओवर्स फास्ट बॉलर से कराने के बाद 9वां ओवर अबरार अहमद से करवा दिया, जो यकीनन इस बात की अक्कासी था कि इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं। मैच शुरू होने के बाद जब टॉम लेथम और डेविड कॉनवे ने 134 रन की पहली विकेट पर शराकत कायम की तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उन्हें परेशान करने में नाकाम रहे। तो इससे कुछ देर कबल कीवी क्रिकेटर मिचेल मैकलेलन ने कराची में होने वाले दूसरे टेस्ट की पिच पर तंजिया अंदाज में ट्वीट किया और लिखा, क्या ज़बरदस्त सड़क है, ऐसी पिच बैटर्स का खौफ होती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आइसलैंड क्रिकेट, जो आईसीसी की रुकन मुल्क भी नहीं, उन्होंने भी कराची में होने वाले दूसरे टेस्ट की पिच पर तंज किया और लिखा, कराची रोड पर एक और मुकम्मल तौर पर आसानी से सेंचुरी शराकत बन गई। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर हसन अली को शामिल किया। फास्ट बॉलर हसन अली इंजरी से कम बैक करने के बाद अपनी मुकम्मल फॉर्म हासिल करने में कोशां ही दिखाई दिए हैं, लेकिन हर मरतबा किसी न किसी तरह वो पहले कौमी स्क्वाड और फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाते हैं। हसन अली ने पाकिस्तान के लिए आखिरी 2 टेस्ट गोल में श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। वो टेस्ट में हसन अली सिर्फ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो सके थे और दूसरे टेस्ट में वो बगैर कोई विकेट हासिल किए ही नाकाम रहे थे। जबकि आखिरी T20 वो श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में खेले, जहां वो कोई विकेट लेने में कामयाब ना हो सके। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 में भी हसन अली ने 6 मैच खेलकर सिर्फ 14 विकेटें 40 की औसत से हासिल की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन और सिलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। पहले तो तौसीफ़ अहमद साहब, ये जानने की कोशिश करूँगा कि एक बार फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है पाकिस्तान कैंप में। न्यूजीलैंड जो ऑकलैंड से सफ़र करके कराची पहुँचा है, वो 3 स्पिनर के साथ मैच खेल रहे हैं और हमारा तो होम ग्राउंड है, हम अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं जो कम ही मैदान का रुख करता है, लेकिन हम 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में चले गए। जी हाँ या और जब टीम देखी, और इससे पहले भी यही हुआ है कि हम जो है हमने स्पिनर ज़्यादा खिला दिए, उन्होंने फास्ट बॉलर खिला दिए। ये मैं इंग्लैंड और उसकी बात कर रहा हूँ तो उस टाइम में भी ये था। और यस, निस्बतन बेहतर पिच मुझे नज़र आई है, थोड़ा सा बाउंस भी मिला है अगर हम देखें। और हाँ, ये वाकई हैरत की बात है मुझे कि एक ही स्पिनर से गए अगर देखा जाए। गो के जो है अब ये सलमान अली आगा ने 2-3 आउट किए हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो करते रहें, लेकिन रेगुलर नहीं है। जिसे मैं समझता था इसमें आपको साजिद खान को ऑफ स्पिनर को ज़रूर डाल देना चाहिए था, इसलिए कि अभी भी सलमान आगा ने 3 विकेट्स लिए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम एक स्पिनर शॉट से खेले हैं। और जाहिर है कि माइंड यही है, और अब से नहीं, काफ़ी टाइम से माइंड हमारा कुछ डिफरेंट ही होता है। कि पिछले टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि लग ऐसा रहा था कि फास्ट बॉलर पे जो है बिल्कुल बिलीव नहीं किया जा रहा, और हमने जिस तरह टुकड़ों में बॉलिंग करते हुए देखा तो वो हमें लगा कि सारा जो है दारोमदार स्पिनर्स पे है। मगर वहाँ भी हमने देखा कि उनके मुकाबले में हमारे स्पिनर्स को बहुत मार पड़ी। और फिर दूसरी बात ये कि आप मैजिक स्पिनर्स की आप बात करते हैं, उसको आप कितनी बॉलिंग कराएंगे यार। आपने उसका कंधा मुझे तो लग रहा है ख़त्म, आज तो उससे बॉल भी जो है पहुंच नहीं रही थी।
तो मतलब ये है कि ठीक है वो अपनी जगह, बट आप 11 की अब से नहीं, काफ़ी टाइम से आप 11 की जो टीम बना रहे हैं, पता नहीं क्यों रीड नहीं कर पा रहे चीज़ों को। और लेकिन निस्बतन मुझे ये पिच बेहतर लगी है, एंड अच्छा हो रहा है कि 4-5 आउट हो गए ज़रूर हैं, मगर एक पार्टनरशिप अच्छी लगी है। फास्ट बॉलर्स की लाइन मुझे लगा कि इतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, जिससे 100 रन की पार्टनरशिप की अभी आपने बात की है। ठीक है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट मैच का पहला दिन, न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी टॉस के मामले में खुशकिस्मत रहे। टॉस पर बाबर आजम से उरूज मुमताज़ ने पूछा कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते, तो उन्होंने एक वही जुमला अदा किया कि टॉस मेरे हाथ में नहीं है। और उनका अलबत्ता ये कहना था कि अगर वो भी टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करने के लिए ही जाते। तो 3 फास्ट बॉलर के साथ आप खेल रहे हो और कप्तान का ये बयान एक और बड़ा सवाल है। लेकिन टेस्ट मैच का पहला दिन नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के जो 6 बैट्समैन आउट हुए पहले दिन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पहला दिन। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी। मिलते हैं ब्रेक के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऊपरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद खान आफरीदी ने अपने अरकान के साथ दूसरे टेस्ट के आगाज़ से एक दिन कबल कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सखलान मुश्ताक से टीम के इंतखाब और प्लेइंग 11 पर बातचीत की। और इजलास के बाद पीसीबी की जानिब से जारी करदा वीडियो बयान में शाहिद खान आफरीदी ने कहा, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट एक पेज पर हैं। से बात हुई है बड़ी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगता है, हमारी नई टीम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव टीम मैनेजमेंट की तरफ से और हमारी सिलेक्शन कमेटी ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही पेज पे है। और वो हाँ लॉजिकली बात होती है, प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन, उनकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस एंड देन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को सामने मद्देनजर रख के हम टीम बनाते हैं। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छे माहौल के अंदर सिलेक्शन कमेटी और जो हमारे टीम मैनेजमेंट है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन, जो हमेशा मैं बात करता रहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक ही पेज पे हैं। इससे कबल पहले टेस्ट के 5वें रोज़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे सवाल हुआ, क्या सिलेक्शन कमेटी ने वनडे सीरीज़ की टीम के इंतखाब के लिए हेड कोच सखलान मुश्ताक और कप्तान से मशावरत की है, जिस पर बाबर आजम ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। सवाल ये था कि ये जो प्रोबेबल्स अनाउंस हुए इसमें कहते हैं कि कोच और कप्तान की कंसल्टेशन नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। अभी फ़िलहाल इस पे तो बात मेरे ख्याल से बनती नहीं है। अभी जब वनडे जब आएंगे तो इंशाल्लाह तब बात करेंगे। बाबर आजम वनडे पर बात करने के लिए तैयार नहीं। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर हैं। अमूमन सियासत में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि तमाम सियासतदान एक पेज के ऊपर हैं, तो अब क्रिकेट के खेल में भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल होने लगी है। तो हमने आज टेलीफोन लाइन पर मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब को, और स्टूडियो में मतलब हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं ही। तो मज़हर अब्बास साहब, आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? सियासत में तो हम सुनते रहे हैं एक पेज पर है, अब क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर रही है, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया याया, अजीब सी बात है वैसे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का टीम मैनेजमेंट के साथ एक पेज पे होना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बल्कि टीम मैनेजमेंट का सिलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट का मामला दूसरे होते हैं, सिलेक्शन के मामला दूसरे होते हैं मेरे नुक्ते नज़र से। तौसीफ भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन टीम की सिलेक्शन अब शायद अफरीदी जो है वो अभी नए नए बने हैं, मेरा ख्याल है। मुझे तो उस पर भी थोड़ा सा इतराज़ था कि ऑलरेडी अगर पिछली सिलेक्शन कमेटी ने कोई टीम दे दी है और एक ऑनगोइंग सीरीज है, उसमें आपको अननेसेसरी चेंजेस नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो आगे की प्लानिंग करनी है कि आगे आपने किस तरह टीम को लेके, क्योंकि पाकिस्तान का 2022 का जो सेशन है, सीजन है, वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। हम इंग्लैंड से पहली मरतबा होम सीरीज जिस तरह वाइट वॉश हुए हैं, एक रिकॉर्ड टाइम कर दिया हमने वाइट वॉश होने का, वो कि पॉजिटिव साइन ये है कि इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आई, न्यूजीलैंड की टीम भी अब खेल रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज T20 की भी तैयारी हमारी उस तरह नहीं थी जो जिस तरीके से
T20 में हमारी परफॉर्मेंस रही। तो आगे का सोचना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, ना कि ये कहना कि सिलेक्शन कमेटी ऑफ टीम मैनेजमेंट एक पेज पर होने से क्या मतलब है। अगर टीम मैनेजमेंट क्या सिलेक्शन कमेटी को दबाव में लाएगी या प्रेशर करेगी कि फलां खिलाड़ी को खिलाना नहीं खिलाना, मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी को टोटली ऑटोनमस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, जब परफॉर्मेंस खराब हो तो उसका भी क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को जो है लेना चाहिए। अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो लेना चाहिए, और ख़राब परफॉर्मेंस है तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए उसकी। तो आमतौर पे यही तरीक़ेकार रहा है। बाकी हो सकता है कि उन्होंने एक पासिंग रिमार्क के तौर पे ये बात कर दी हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी टीम मैनेजमेंट का वो नहीं होना चाहिए, और अपनी टीम को बेहतर सेलेक्ट करें, उसी पर उनकी परफॉर्मेंस बेस करेगी कि सिलेक्शन कमेटी क्या नए लड़कों को पिक करती है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अब क्लास प्लेयर्स बहुत कम आ रहे हैं, जिनको हम क्लास कहते हैं, जो हमने 70s 80s इवन 90s तक में देखा, उस तरह के क्लास प्लेयर्स बहुत ही कम हमारे यहाँ अब आ रहे हैं। तो आपने निकालना है ग्रास रूट लेवल पे अच्छे लड़कों को, अच्छे बैट्समैन को, अच्छे बॉलर्स को। हमारे यहाँ फिटनेस के बहुत मसाइल हैं कि हमारे प्लेयर्स इतनी जल्दी अनफिट हो जाते हैं कि आप एक सीजन खेला है और आप अनफिट हो गए। फिर मेरे नुक्ते नज़र से तो T20 एटलीस्ट T20 और टेस्ट की टीमें बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पर रहेंगे, क्योंकि अब सियासी इस्तिहारे इस्तेमाल हो रहे हैं खेल में, तो फिर हमने सोचा कि सियासी तज्ज़ियाकारों को भी मदऊ करें शो में और ज़रा उनसे पूछें। और वैसे भी अब सियासी तज्ज़ियाकार और खेल के मैदान कहाँ लग रहे हैं। नजम अजीज़ सेठी साहब सियासत पर तबसरा करते थे, अब वो क्रिकेट को देख रहे हैं। तो मज़हर अब्बास साहब अगर अपने लबों को जुम्बिश दे रहे हैं, ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए। तौसीफ़ अहमद साहब, क्योंकि आप खुद क्रिकेट खेले हैं, ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है, मज़हर अब्बास साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी की राय बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट सोचना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सेलेक्टर की हैसियत से भी इस क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में काम कर चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो सारा वही करती है। ठीक है, अगर वो बात कर ले कुछ, लेकिन उनका अपना एक डिसीजन होता है। ऑस्ट्रेलिया ले लें या दूसरी जगह पर, उनका एक डिसीजन होता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिलसिला है, और अब से नहीं, बहुत पहले से है, कि जो जब तक आप टीम मेंबर्स यानी कप्तान और इनसे बात ना करें, ये अब से नहीं, काफ़ी पहले से हो रहा है कि उनकी मर्ज़ी से बैठ के अच्छी चीज़ भी होती है ये, बट समटाइम इसका नुकसान भी हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि अभी आपने पिछले सालों में जो देखा, उसमें आपका कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं था, और उस पर आप सिलेक्शन कमेटी को भी बिल्कुल दोष दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर मशवरे हुए हैं जिस तरह, जैसे अभी आपस में ज़रूर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अपना एक डिसीजन होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी का। ये मैटर करता है वैसे तौसीफ़ अहमद साहब के कप्तान तगड़ा हो, चीफ सिलेक्टर हल्का हो, या चीफ सिलेक्टर तगड़ा हो, कप्तान हल्का हो? गेम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और डेफिनेटली कप्तान अगर है तो उसकी पावर बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो जब टीम बना रहा है तो उस वक्त जो है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन कमेटी का हैवी होना चाहिए। हमने मिकी आर्थर के साथ काम किया, बिल्कुल हमने उसकी बात सुनी है, और वो वही चीज़ देखता था जो हम डिबेट होती थी उस पर, उसके बाद टीम बनती थी। तो आप अगर रेशो उठा के देख लें तो सक्सेस का रेशो है उसमें। चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें, हम नंबर 1 भी हुए, इसी तरह की चीज़ें। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत पावर जो है ना, अब वो टाइम चला गया कि बहुत पावर किसी कप्तान के पास होती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब ये होना चाहिए। अब हम उतार भी लेते हैं ना अपने ऊपर से कि यार चलो ये इन्होंने अंदर खिलाना है, इन्हीं को देखना चाहिए, बट मेरा ख्याल ये नहीं है। वक्त वो आ गया, क्योंकि हम लोग बहुत डैमेज हुए हैं। जिस तरह अभी मदर भाई ने बात की कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, आपने मज़हर भाई की बात की, आप तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मज़हर भाई को दोबारा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये क्रिकेट में जो तब्दीली आई है और सीरीज़ के दौरान तब्दीली आई है, और क्रिकेट बोर्ड उथल पुथल हो गया है, और फिर ज़रा सा शायद आफरीदी साहब का नाम है, मुकाम है, फिर थोड़ा हैवी वेट तो उनको कहेंगे, तो उनका चीफ सिलेक्टर बनना, और बाबर आजम 3 टेस्ट मैच हारे हुए थे। तो सियासत की राहदारियों में क्रिकेट को डिस्कस तो किया जाता होगा, आप किस तरह देख रहे हैं क्रिकेट को?
देखिए ये जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस करते थे कि गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए क्रिकेट बोर्ड पे, वो बिल्कुल उसकी अपनी अलग मैनेजमेंट होनी चाहिए, अलग वो होना चाहिए, वो सारा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की मिसाल दिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब वो जितने साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे उतने साल उन्होंने इसमें कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं की और जाहिर है वो खुद ही लेकर आए। लेकिन अब रमीज राजा अगर अपना काम कर रहे थे तो मेरा ख्याल है अगर उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा था तो टेन्योर कंप्लीट होने के बाद अगर चेंजेस तब्दीली की, आप टेन्योर एक्सटेंड ना करें और ले आते बाद में, लेकिन बीच में एकदम इस चीज का नुकसान ये होता है बीच में तब्दीली का कि पूरा सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है। ऑलरेडी आप डाउन हैं, ऑलरेडी आप हर मैच, हर सीरीज और हर दूसरी सीरीज हार रहे हैं, तो एक तरीके से ऑलरेडी डाउन है, अब आके आप फौरी तौर पे चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन है वो इसी तरह होनी चाहिए कि जो भी चेयरमैन हो, जो भी वो हो, उसको अपना टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए। और मैं तो हमेशा से इस चीज़ का हूँ कि जो पहले क्रिकेट बोर्ड का पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जनरल बॉडी होती थी, जिस तरीके से जो है वो बाकायदा डिबेट हुआ करती थी, एसोसिएशंस, मुख्तलिफ एसोसिएशन जाके उसमें अपनी वो किया करती थी, वो सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। तो एक तरीके से डिक्टेटोरियल अंदाज हमने अपना लिया है। लेकिन मजहर साहब, आपकी तो सियासत पे बड़ी गहरी निगाह है। या तो वजीर आजम अपना टाइम पूरा नहीं करता, आप कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन टाइम पूरा कर ले। मतलब आप करने देते ना रमीज राजा को। और मैं रमीज राजा अच्छे फैसले कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है, लेकिन एक अपना टर्म पूरी करके जाते तो ज्यादा बेहतर था। नजम सेठी साहब का बहुत अच्छा क्रिकेट का वो रहा है, पीएसएल के बिल्कुल उन्होंने पीएसएल के इनिशिएटिव में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये सब चीजें रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उनका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली है ना। तो सर रमीज राजा का भी तो पॉलिटिकली था। नहीं, मैंने कहा ना कि एक हो गया ना अपॉइंटमेंट, तो अब अगर वो अपना टर्म पूरा कर लेते तो उसमें क्या हर्ष था, उसमें कौन सी ऐसी वो बात आ जाती कि सर वो फैसला तो हो गया, रमीज राजा चले गया। ज़रा मुझे ये बता दें कि अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर नजम अजीज़ सेठी पर तनकीद करना शुरू कर दी है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे आपके ख्याल में? क्योंकि अप्रैल में ये हुकूमत आई थी पीडीएम की, रमीज़ राजा को 8 महीने दिए गए, फिर रमीज़ राजा के जाने के बाद हुकूमत का फ़ैसला करने के बाद इमरान खान या पीटीआई के लोग खामोश रहे। लेकिन अब जब रमीज़ राजा बोलने लगे हैं तो इमरान खान भी अब बयान देने लगे हैं, तो आपको लगता है कि वो प्रेशर नजम सेठी साहब पर आएगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है उस तरह फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब फिर ये बताया ना कि उनका जो विजन था क्रिकेट बोर्ड का, वो विजन तो उन्होंने नहीं किया ना। उन्होंने ऑटोनमस बोर्ड तो नहीं किया, उन्होंने ये अल्टीमेटली वही अपॉइंटमेंट किया ना जिसके वो खुद खिलाफ रहे हैं हमेशा से। यानी दिलचस्प बात यह है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो जिन चीज़ों को आप वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या जो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मिसालें देते हैं कि उस तरह का आपका बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जब आपके पास पावर आती है तो आप वही करते हैं जो आपके यहाँ होता आ रहा है। उन्होंने भी वही किया। फिर डिपार्टमेंटल आपने क्रिकेट खत्म कर दी, ठीक है, आपका एक विजन जरूर है, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि इससे क्रिकेटर्स की बेरोजगारी में कितना इजाफा हुआ है। जो डिपार्टमेंट्स थे उनके दरमियान भी कंपटीशन होता था। तो हम जब एक ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या उनको सामने रखते हैं तो फिर अपनी ग्राउंड रियलिटीज पे तो देखें कि आपके ग्राउंड पे क्या है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने के बाद, क्या फाइनेंशियल जो है सिचुएशन बेहतर हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की। दूसरा ये कि सिलेक्शन कमेटी का, मैंने कम से कम, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जिस तरह उन्हें पाकिस्तान भर का टूर करना चाहिए, लड़कों को पिक करना चाहिए, शायद हम नहीं करते। बात इसके बड़े टूर्नामेंट्स हो गए, उसमें से हमने लड़के पिक कर लिए। तो मेरा ख्याल है नजम सेठी साहब का सही है, गलत है, अब तो ये उनका टेस्ट होगा। तो यहाँ मसला ये होता है कि अगर आप जीत जाएं तो जाहिर है आपकी वाह होती है, और अगर हार जाएं तो मैंने एक वक्त में लिखा भी था कि 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर इमरान खान वो फाइनल हार जाते
तो जहां जब उनका हजारों की तादाद में लोगों ने इस्तेमाल किया था, अगर फाइनल हार जाते तो उनके घर पे और क्रिकेटर्स के घर पे पत्थर मारे जाते। ये हमारी बदकिस्मती रही है हमारे उसमें। तो मेरे ख्याल में कि मैं तो इस चीज के हक में हूँ कि क्रिकेट बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए और उसके जो चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, उनके लाने का तरीका भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।